का जो MCQ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 15 से। पेज नंबर क्या है बेटा? MCQ नंबर 15 है, द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ अ कार इज टेकन एज बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कार्स स्पीड। यानी जो रेजिस्टिंग फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द कार्स स्पीड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड इज 800। यानी गाड़ी की स्पीड जब 20 थी तो फोर्स कितनी थी फ्रिक्शन? 800। What is the effective power required from the car engine to maintain a steady speed of 40? तो अब आप देखें बेटा, इस सवाल के अंदर हमें ये बता दिया है कि हमारी जो फ्रिक्शन है, जो रेजिस्टिव फोर्स है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? स्पीड के स्क्वायर के। जब हमारी स्पीड 20 थी तो फ्रिक्शन कितनी थी? 800। अगर हमारी स्पीड 40 हो जाएगी तो फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी? यानी इसको मैं अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 करूँगा तो ये मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा ना, स्क्वायर इफेक्ट है ना। स्पीड अगर डबल होगी तो बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा? स्पीड डबल होने से फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर रिलेशन है ना। अगर रिलेशनशिप होता लीनियर, स्क्वायर नहीं होता, तो हम कहते हैं कि भाई 40 पे अगर 800 है, 20 पे अगर 800 है तो 40 पे कितना होगा? 1600। ये होता ना अगर स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा कि 20 पे अगर 800 है तो 40 पे कितना होगा? कितना होगा बेटा? 3200। इन केस आपको नहीं समझ आ रहा, आप ऐसा कर लो कि भाई ये x कर लो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3200 न्यूटन। तो हमें ये बात पता लग गई कि गाड़ी की फ्रिक्शन इस वक्त कितनी है? ये गाड़ी है और इसकी फ्रिक्शन कितनी है? कितनी फ्रिक्शन है बेटा? 3200 न्यूटन। इसका मतलब ये होगा कि इस मोमेंट पे गाड़ी की जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो भी कितनी होगी? 3200। क्यों? क्योंकि गाड़ी ने अपनी स्पीड को मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टेडी स्पीड। स्टेडी स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्सेज आर इक्वल। ड्राइविंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स क्या है? इस वक्त बराबर है। हमें निकालना क्या है? गाड़ी की पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है कि इंजन की ड्राइविंग फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे? वेलोसिटी से। ड्राइविंग फोर्स कितनी है? 3200। इस वक्त वेलोसिटी कितनी है बेटा? 40। गाड़ी की वेलोसिटी इस वक्त कितनी है? 40 है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 128,000। तो 128,000 का मतलब 128 किलोवाट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी, 128 किलोवाट। तो सबसे पहले तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने बताया कि गाड़ी की स्पीड जब 20 थी तो फ्रिक्शन फोर्स 800 थी। गाड़ी की स्पीड जब 40 होगी तो फ्रिक्शन फोर्स हमने सपोज कर लिया x, क्रॉस मल्टीप्लाई से पता किया तो आंसर क्या आ गया? 3200। फिर उन्होंने इसके अंदर लिखा हुआ है कि स्पीड को हमने क्या किया हुआ है? मेंटेन किया हुआ है। स्टेडी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड पे आगे वाली फोर्स पीछे वाली फोर्स बराबर होती हैं। पावर के फॉर्मूले में हमेशा ड्राइविंग फोर्स आती है, क्योंकि इंजन की पावर है। इंजन की पावर निकालनी है तो इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है? 3200 इंटू 40। आंसर आ गया 128। इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इनिशियली 4 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m एंड थिकनेस h आर स्प्रेड ऑन अ टेबल। टेबल पे 4 ब्लॉक पड़े हुए। हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन द ब्लॉक्स इन स्टैकिंग दैम। हमें इसको स्टैक बनाना है, इसका एक के ऊपर एक रखना है इनको चारों को। तो पहला ब्लॉक तो नीचे रखा हुआ है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ब्लॉक नंबर 1 को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा? mgh। कितनी हाइट पे ले जाना है इसको? हाइट h पे। तो कितना हो गया? mgh। उसके बाद इसको लेके जाना है ऊपर दूसरे वाले ब्लॉक को, तो इसको तो डबल हाइट तक ले जाना है। तो इसके लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा? 2 mgh, क्योंकि इसको कितनी हाइट तक लेके जाना है? डबल हाइट तक लेके जाना है। उसके बाद जो आखिरी वाला ब्लॉक है तीसरा, उसको ऊपर रखना सबसे मुश्किल काम है इसको यहाँ ले जाने के लिए, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा हाइट पे ले जाना है। इसके लिए मुझे काम कितना करना पड़ेगा? तो टोटल काम हमको कितना करना पड़ा? पहला वाला ब्लॉक को हिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी ज़मीन पे ही रखा हुआ है। तो टोटल काम कितना करना पड़ा हमको? 6 mgh। तो आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट ब्लॉक को उठा के ऊपर रखना है। जब इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूँगा तो मैंने कितना काम किया है? mgh। फिर मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो मैंने कितना काम किया? 2 mgh, क्योंकि हाइट क्या हो गई? डबल। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट को रखा के इसके भी ऊपर रखूँगा तो फिर कितना हो जाएगा? 3 mgh। तो टोटल काम जो हमें करना पड़ा वो कितना करना पड़ा हमें? 6 mgh। टोटल वर्क डन पूछ रहा है कितना करना पड़ा। ठीक है।
उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये दो कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारे नोट्स में थे ये सवाल, इसको छोड़ देते हैं, हम आगे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से, ये भी हमने कल गैस वाले क्वेश्चन में मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, अ रेलवे इंजन एक्सेलरेट्स अ ट्रेन ऑफ टोटल मास 800 टन। एक टन कितना होता है? 1000 kg, यानी 800,000 kg मास है। हमारा टोटल मास कितना है ट्रेन का? 800,000 kg, इतना ट्रेन का मास है। फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 50, ट्रेन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि ट्रेन किस पे थी बेटा? रेस्ट पे। अब उस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 50। हाउ मच वर्क मस्ट बी डन ऑन द ट्रेन टू रीच दिस स्पीड। इस ट्रेन को इतनी स्पीड पे लाने के लिए हमें कम से कम कितना काम करना पड़ेगा? तो हमें पता है कि भाई ट्रेन को हमने, ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0। अब ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है? कितनी हो गई है काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। तो हाफ, ट्रेन का मास कितना है बेटा? 800,000, और वेलोसिटी कितनी है? 50 का स्क्वायर। तो ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी जो 0 थी, अब ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा? आंसर क्या आएगा? 1 × 10 की पावर, कैलकुलेटर क्या दिखा रहा है? कितने ज़ीरो आ रहे हैं? 9। 1 × 10 की पावर 9, इतनी जूल तो काइनेटिक एनर्जी है। इतना काम हमें, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन ऑन द ट्रेन टू रीच दिस स्पीड, यानी कम से कम इतना काम तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें कितना काम करना पड़ता है? हमें जो काम करना पड़ता है टोटल वर्क डन, वो हमारा वर्क डन 3 चीज़ों में जाता है। किस में जाता है? काइनेटिक एनर्जी के चेंज में, और किस में जाता है? पोटेंशियल के चेंज में, और किस में जाता है? हीट में। हीट के बारे में हमें, अब देखो हमें टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा? हमें ये तो पता है कि यहाँ पे हमारे पास एनर्जी कितनी गेन हुई है? 9। बाकी अगर नहीं भी हुई तो कम से कम इतना काम तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। यानी मैं ट्रेन को हॉरिजॉन्टल चला रहा हूँ, ऊपर नहीं लेके जा रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या है? 0। अज्यूम कर लेते हैं कि फ्रिक्शन भी नहीं है, तो कम से कम इतना काम तो करना ही पड़ेगा। अगर ये ट्रेन ऊपर जा रही होती है, हमें बताया होता है ट्रेन इतनी हाइट पे चली गई है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का गेन mgh से हम निकालते हैं। और अगर हमें ये गिवन होता कि इसमें फ्रिक्शन भी है, इतनी फ्रिक्शन भी है और इतना डिस्टेंस है, फ्रिक्शन को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते तो हीट भी आ जाती। तो हमने जो मिनिमम वर्क डन निकाला है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, मस्ट बी डन, यानी कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। वो क्या है? 1 × 10 की पावर 9। इतना काम तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी काइनेटिक एनर्जी तो हम चेंज कर रहे हैं ट्रेन की, 0 से इस पर लेकर आ रहे हैं इसको। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका बेटा? सी आंसर होगा। किसको? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन के बारे में ना मुझे कुछ गिवन नहीं है कि ट्रेन की फ्रिक्शन भी है और इतना डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इसका मतलब ये है कि हम मिनिमम वर्क डन निकाल रहे हैं कि कम से कम हमें काम कितना करना पड़ेगा? 1 × 10 की पावर 9, क्योंकि ट्रेन हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, ट्रेन में हीट नहीं है, तो इतना काम तो हमें करना ही पड़ेगा। फ्रिक्शन के बारे में हमें कुछ गिवन नहीं ना इसके अंदर कि कितनी फ्रिक्शन है और कितनी, हाँ सॉरी देखो, हाँ यहाँ पे देखो एक बात क्या लिखी हुई है, हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन द ट्रेन टू रीच दिस स्पीड, यानी इतनी स्पीड गेन करने में कितना काम किया। यानी इनका मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी इतनी गेन करने में हमने कितना काम किया। अगर ये ट्रेन ऊपर जा रही होती तो हम कहते हैं कि भाई ट्रेन ने हाइट गेन करने में कितना काम किया है, या भी ये होता है कि ट्रेन ने फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना काम किया। तो इसने हमसे सिर्फ कौन सा वाला काम पूछा है? जो स्पीड गेन करने के लिए चाहिए। यानी इन अदर वर्ड इसने हमसे सिर्फ क्या पूछी है? काइनेटिक एनर्जी का चेंज, क्योंकि इसने बता दिया हाउ मच वर्क मस्ट बी डन ऑन द ट्रेन टू रीच दिस स्पीड, यानी काइनेटिक एनर्जी गेन करने में हमने कितना काम किया है। तो इसका मतलब हमें इन दो चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं करना, हमें सिर्फ ये बताना है कि हमें ये वाला काम करने में कितना काम करना पड़ा स्पीड गेन करने में। टोटल वर्क तीनों का सम होता है ना? तीनों का सम होता है। अच्छा बेटा, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वाटर फ्रॉम अ रेजर्वायर इज फेड टू टर्बाइन ऑफ अ हाइड्रोलिक सिस्टम एट अ रेट ऑफ 50 kg पर सेकेंड। एक सेकेंड में 500 kg पर सेकेंड। द रेजर्वायर इज 3 मीटर अबव द लेवल ऑफ द टर्बाइन, यानी पानी ऊपर से नीचे गिरेगा। कितना नीचे गिरेगा? 300 मीटर। कितने सेकंड में गिरेगा? एक सेकंड में। एक सेकंड में कितना पानी गिरेगा? 500 kg। द इलेक्ट्रिकल आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर ड्रिवन बाय द टर्बाइन इज 200 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6000 वाट। यानी हमें पता लग गया कि हमारी इस पूरे काम का जो आउटपुट पावर आ रही है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। तो कितना है? 6000 × 200।
यानी हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12,000 वॉट हमारी क्या आ गई आउटपुट। हमारा इनपुट क्या है? ये बिजली बनी कैसे है? पानी नीचे गिर रहा है, तो पानी अपनी कौन सी एनर्जी लूज़ कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए कि हमारी जो इनपुट पावर है वो इनपुट पावर कौन सी होगी बेटा? इनपुट पावर होगी कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है 1 सेकंड में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh/T। ये क्या हो जाएगी? इनपुट पावर। तो पानी की जो इनपुट पावर है वो इतनी है, तो हमें m/T गिवन है। m/T कितना है बेटा? 500 सॉरी m/T एक साथ हमें गिवन है, सिर्फ m गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है? m/T यानी 500 kg इन 1 सेकेंड। g की वैल्यू 9.81, हाइट कितनी है? 300। तो हमें ये बात पता लगी कि हमारी इनपुट पावर कितनी है। कितनी आएगी बेटा? आंसर बताओ। इसमें ये तो नहीं लिखा हुआ जी की वैल्यू 10 लेनी है, नहीं लिखा हुआ। 1471500 ये हमारे पास क्या होगी? इनपुट। और हमारा आउटपुट क्या है? तो इनपुट आउटपुट का रेशो ले लेते हैं। आउटपुट क्या है हमारे पास? 120, 1200 और 1000। और इनपुट कितना है? 147 और 1500 इंटू 100। तो हमारी जो है ना 150,000 में से 1470,000 में से 1200,000 आया है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? कितनी एफिशिएंसी आ रही है? 81.5% को हम 82% कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम जी की वैल्यू 10 भी ले लेते ना तब भी हमारा आंसर 83 या 81 कुछ आ रहा होता है। इसलिए मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे क्या ले लिया, क्योंकि आंसर बड़े क्लोज हैं। जहाँ पर आंसर क्लोज होते हैं ना 80, 82, तो वहाँ पर आप जी की वैल्यू को 10 ना लें, 9.81 लेके देखें। ऐसा ना 10 से ही आंसर आ जाता तो हम ये कर देते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने देख लिया कि आंसर बड़े क्लोज हैं। हालांकि यहाँ बड़ा डिफरेंस है, 8%, 8.2%, सिर्फ 0.2% का फ़र्क है। इसलिए ऐसे सवालों में जिसमें आंसर बड़ा क्लोज होता है उसमें आपने जी की वैल्यू 9.81 लेके ही चेक करना है, सही आंसर पता लगेगा आपको। एक और कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का सवाल है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। काइनेटिक एनर्जी अगर 4 टाइम बढ़ी है तो स्पीड कितनी बड़ी होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? अगर स्पीड डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 4 टाइम होगी ना। इसका मतलब स्पीड कितनी हुई है? 2 टाइम्स। स्पीड जब 2 टाइम्स होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी। जितना स्पीड में चेंज आएगा उसका स्क्वायर इफेक्ट किस पे आएगा? काइनेटिक एनर्जी पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी? 4 टाइम हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप करके देख लें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 2 kg और इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m और स्पीड का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? 100 जूल। अब आपने कहा भाई अब हम क्या करते हैं, स्पीड को डबल कर देते हैं। स्पीड को कितना कर देते हैं बेटा? डबल करके चेक करते हैं कि अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ m और v का स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा? तो पता ही लगा कि स्पीड को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है। यकीन आ गया? वरना स्टूडेंट ने कह रहा था सर स्क्वायर तो वेलोसिटी पे लगा हुआ है। भाई स्क्वायर वेलोसिटी पे लगा हुआ है, लेकिन जब वेलोसिटी पे स्क्वायर लगाओगे तो आएगी तो काइनेटिक एनर्जी ना उससे। ठीक है, तो आपको हमेशा डायरेक्टली क्या देखना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? स्पीड के। जब ये डबल होगा तो ये 4 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर इफेक्ट इस पर आएगा। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? ए। एक और कर लेते हैं, ये तो छोड़ देते हैं, ये मैंने करवा दिया था कल उसका वर्क एनर्जी पावर में। हम ये काम करते हैं, ट्वेंटी 24 क्वेश्चन सेम आ गया है। हाउ मच वर्क इज डन टू रीच दिस स्पीड। ठीक है, बस नंबर का फ़र्क है, मास चेंज है। ये सवाल करते हैं 25। पेज नंबर क्या है बेटा? 130। A crane is being used to lift containers off a ship. One container has a mass of 14,000 kg and is being lifted vertically with a speed of 3.2. The electrical power being used to supply the power to lift the container is using a current of 240 ampere and a potential difference of
2200 वोल्ट। यानी अगर हमें पता है कि हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, पावर। ये वो पावर है जो क्रेन को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, यानी ये क्रेन की इनपुट पावर है। तो क्रेन की इनपुट पावर कितनी है, 2200 मल्टीप्लाइड बाई 240। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये हमारी इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या है, ये बिजली खर्च करके हमने गेन क्या किया है, हमने कंटेनर को ऊपर उठाया है। कंटेनर को ऊपर उठाने के लिए कांस्टेंट स्पीड पे जितना कंटेनर का वेट है उतनी ही कम से कम हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हमारी जो फोर्स है वो वेट के बराबर है। तो हमारी अब वेट कितना है इसका, 14,000 के साथ में एक और जीरो लगा दूँ तो न्यूटन वेट आ जाएगा इसका। कितना हो गया बेटा, 140,000। मैंने जी की वैल्यू को 10 ले लिया थोड़ी देर के लिए। तो 140,000 का वेट हमको उठाना है और कितनी स्पीड पे उठाना है, स्पीड हमें कांस्टेंट रखनी है 3.2। तो इसका मतलब हुआ कि हमें कम से कम जो फोर्स लगानी पड़ेगी वेट के बराबर। तो हमारा जो आउटपुट पावर आ रही है, आउटपुट पावर वो कितनी आ रही है, हमें पता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। हम फोर्स कितने लगा रहे हैं, 140,000, और वेलोसिटी कितनी रखी हुई हमने, 3.2। ये हमारा क्या है, आउटपुट। तो मैं डायरेक्टली एफिशिएंसी निकालने के लिए इनपुट आउटपुट को डिवाइड कर देता हूँ। आउटपुट कितना है, 140,000 इंटू 3.2। हमारा इनपुट क्या था, 2200 मल्टीप्लाइड बाय 240, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। परसेंटेज में आंसर निकालना है हमको। तो बताओ बेटा कितने परसेंट आ रहे हैं, 83%। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो देख लेना बेटा, कहीं पर अगर हम बिजली बना रहे होते हैं ना तो हमारा आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर होती है। यहाँ पे तो हम बिजली दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके हम क्रेन से लोड को उठा रहे हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिक पावर इनपुट पावर है। आउटपुट क्या है कि जो कंटेनर हम उठा रहे हैं वो आउटपुट है। इसमें हम फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स को माइनस नहीं करते, ये आउटपुट पावर वाला जो है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। वो उस वक्त होते जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होता है। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू एम है। कि अगर आपको बताया कि अ कार इज मूविंग एट 12 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, कांस्टेंट है। अ कार इज मूविंग एट 12, अ कंटेनर इज बीइंग लिफ्टेड एट स्पीड ऑफ 3.2, इसका क्या मतलब है, कंटेनर को ऊपर उठा रहे हैं कितनी स्पीड पे, क्या इससे ये पता लग रहा है स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। स्पीड क्या है, जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेज आर इक्वल। अगला सवाल करते हैं, बड़ा कॉमन सेंस का सवाल है ये, 26। ट्रेन सप्लाई कोल्स टू अ पावर स्टेशन। द टेबल बिलो गिव्स क्वांटिटीज डिस्क्राइबिंग द ऑपरेशन ऑफ द पावर स्टेशन। पावर स्टेशन का आउटपुट कितना है, P। वो वॉट तो सिंबल है इसका। ये तो हमको पता लग गया कि भाई इसका आउटपुट क्या है, P है। निकालनी है एफिशिएंसी। इसका तो हमको अब क्या देखना है, आउटपुट तो आ गया ना, इनपुट चाहिए। इनपुट किससे आएगा, इन्होंने बता दिया कोल फायर्ड पावर स्टेशन है, कोयले से चलते ही है। जो हमारी जो भी आउटपुट आ रहा है वो किससे आ रहा है, कोल से आ रहा है। अब इसमें देखो उन्होंने बताया कि एक दिन में कितनी ट्रेनें आती हैं, n ट्रेन्स आती हैं, और हर ट्रेन में कितना कोल है, तो टोटल कोल कितना हो गया, m इंटू n। सही है। आगे क्या दिया हुआ है कि 1 kg कोल में कितनी एनर्जी होती है, J। 1 kg में कितनी एनर्जी होती है, J। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा, J इंटू एम एन। वेरी गुड। भाई एक ट्रेन में 10 kg कोल आता है और कितनी ट्रेनें आ रही हैं, 20 ट्रेनें आ रही हैं, तो कितना हो गया बेटा कोयला, 200 हो गया। मल्टीप्लाई किया ना तुमने इसको। ये क्या है, तुमको क्या दिया हुआ है, ये n, और ये क्या दिया हुआ है तुमको, m। और आगे दी हुई एनर्जी कि एक किलो कोयले में कितनी एनर्जी है, 100 जूल है, किसमें, 1 kg में। तो कितने kg हो गया था आपके पास, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पता लगेगा ना कितने जूल हो गया। एनर्जी कैसे आएगी, एक kg कोल में कितनी एनर्जी होती है, 100 जूल फॉर एग्जांपल। अब तक टोटल एनर्जी कितनी होगी, कितने kg था तुम्हारे पास, 200 था ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पता लगा कितने kg है, और 1 kg में इतनी एनर्जी है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी ना। तो इन्होंने यहाँ पे सारे वेरिएबल यूज़ किए हैं, J।
उसके बाद एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? पावर तो उसको कहते हैं जो एक सेकंड में, एक दिन में ना हो। तो ये तो हमारी क्या आ गई एनर्जी पर डे। पर सेकंड कितनी होगी? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे? पर डे था ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पर डे को पर सेकंड से करना है। नंबर ऑफ सेकंड्स इन वन डे। बताओ, आपने पहले क्या निकाला? कितनी ट्रेन्स हैं? 20 ट्रेन, 20 ट्रेन्स पर डे। ठीक है, अब मुझे बताओ पर डे अगर 20 ट्रेन हैं तो पर सेकंड कितनी ट्रेन होंगी? तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? सही करो, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे हम इसको? ऐसे। तो हमारी आउटपुट पावर क्या हो गई? MNJ डिवाइड बाई, ये हमारी क्या गई? आउटपुट पावर। एक दिन में जितनी ट्रेन होंगी तो एक सेकंड में कम होंगी, ज़्यादा होंगी? डिवाइड करना पड़ेगा ना। हाँ, ये सॉरी हमारी इनपुट है। आउटपुट क्या है? ये रहा आउटपुट। तो हमें पता है आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होती है? आउटपुट कितना है? P। इनपुट कितना है? JMN अपॉन S। तो क्या बन जाएगा ये? PS अपॉन JMN। तो कहाँ लिखा हुआ है आंसर? A में लिखा हुआ है। तो सवाल आसान है, लेकिन वेरिएबल्स की वजह से काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया है कि आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करना है। सर ये एस वाला नंबर नहीं, एस समझ नहीं आ रहा है ये वाला पर सेकंड। अरे आपको सवाल ये दिया हुआ है कि एक दिन में 200 ट्रेन्स आती हैं, तो एक सेकंड में कितनी आएंगी? 200 डिवाइड बाई, ये करेंगे ना। तो वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है इसको डिवाइड बाई S। टाइम से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ना। पर सेकंड वॉट पावर क्या होती है? पर सेकंड ना, पर डे तो नहीं होती है ना पावर, इसलिए। अच्छा भाई देखो, अब इसका एक और सवाल करते हैं। 27, अ कार ट्रैवलिंग विद स्पीड 28 लीव्स अ मोटरवे ऑन एन एग्जिट रोड। द एंड ऑफ द एग्जिट रोड इज 22 मीटर हायर देन मोटरवे। यानी मोटरवे चल रही थी, अब मोटरवे से एग्जिट होना है तो एग्जिट रोड ऊपर है, यानी आपको थोड़ा रैंप लेके पुल से ऊपर जाके एग्जिट करना है। ठीक है, ये सिचुएशन है। कितना ऊपर है ये? 22 मीटर हायर है। एग्जिट यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो आप सीधा मोटरवे जा रहा था, आप एग्जिट रोड पे चले गए ऊपर, यहाँ से एग्जिट करना है आपको। ठीक है, इफ़ ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कंसीडर्ड, यानी आपने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कार एट द एंड ऑफ द एग्जिट रोड? कि अगर हम ये कंसीडर करें कि कौन सी फोर्स है? सिर्फ ग्रेविटी, यानी गाड़ी की ड्राइविंग फोर्स भी नहीं है, ना फ्रिक्शन फोर्स है। हमने कुछ भी कंसीडर नहीं करना, सिर्फ हमने क्या कंसीडर करना है? एक गाड़ी यहाँ पे थी, उस गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 28 सॉरी। अब ये गाड़ी जब एग्जिट रोड पे आएगी, ऊपर आएगी, तो ऊपर जाते हुए आपको पता है गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अब आप ग्रेविटी के अलावा, ग्रेविटी तो अर्थ लगा रही है, इसके अलावा हम कोई फोर्स, यानी गाड़ी का इंजन सपोज कर लें हमने बंद कर दिया, गाड़ी न्यूट्रल कर दिया, एक्सीलेटर से पाँव हटा लिया है। अब ये जब गाड़ी ऊपर जाएगी तो बताओ स्पीड कम होगी ना इसकी। इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, इफ़ ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कंसीडर्ड। ग्रेविटी के अलावा ना फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर करना है, ना ड्राइविंग फोर्स को कंसीडर करना है। ठीक है, तो इस केस में मुझे बताओ कि जब गाड़ी ये ऊपर जाएगी तो ऊपर जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा, काइनेटिक एनर्जी में हीट ज़ीरो, टोटल वर्क डन ज़ीरो, क्योंकि हमने ड्राइविंग फोर्स को कंसीडर नहीं करना, फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, दोनों इक्वल होंगे ना। तो ऐसे सवालों में जिस केस में आपको पता लग जाए कि हीट कितनी है? ज़ीरो, आपको पता लग जाए कि इसके अंदर टोटल वर्क डन भी कितना है? ज़ीरो, तो ऐसे सवालों में आप क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक का चेंज किसके बराबर है? पोटेंशियल के चेंज की। काइनेटिक का चेंज कितना होगा बेटा? हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और पोटेंशियल का चेंज क्या होगा? तो m से m तो कट गया। अच्छा एक बात बताओ, काइनेटिक में जब लॉस होता है तो u बड़ा होगा कि v बड़ा होगा? u बड़ा होगा ना, तो पहले u लिखना चाहिए, बाद में v। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया आप कैसे बताओगे किसी को? तो आप क्या लिखोगे? काइनेटिक में लॉस हो रहा है, गेन। ठीक है, हमारी स्पीड 28 से कम होगी, बढ़ेगी? कम होगी ना। चलिए मैं आपको प्रॉपर लिख के बता देता हूँ। आप
इस तरह की जो हिंट होती है ना वो हर एक को समझ नहीं आती। मैं आपको इस तरह बताता हूँ, काइनेटिक का चेंज और क्या आएगा बेटा, पोटेंशियल का चेंज और क्या आएगा इसमें, हीट। फ्रिक्शन उन्होंने वाला कंसीडर नहीं करनी तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ड्राइविंग फोर्स नहीं कंसीडर करनी तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। पोटेंशियल जी में क्या आएगा, mgh। काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, पोटेंशियल में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो हमें जब इसको इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जितना अगर ये होगा प्लस में 100 तो ये किस में होगा, जब भी तो ज़ीरो आएगा ना, यानी दोनों बराबर होंगे ना। दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो जब दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए तो हम ये लिखेंगे कि भाई हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, किसके बराबर आएगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो अब यहाँ पे माइनस की वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, हाफ एम, एक में लॉस एक में गेन है दोनों नंबर बराबर। तो आंसर क्या आएगा बेटा, हमारी स्पीड कितनी थी, 28। अब कितनी हो जाएगी ये हमको नहीं पता है। जी की वैल्यू कितनी है, हाइट कितनी है, 28 है 22 है, 22। तो पोटेंशियल के चेंज, काइनेटिक का चेंज जब बराबर होगा तो यहाँ से हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं कितनी होगी। ये 2 के तले जाके मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है, 19, 18.7। तो क्या ऐसा कोई आंसर है अपने पास, 18.7 या 19? तो गाड़ी की स्पीड 28 से कम होकर कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। आपने ये माइनस क्यों हटा दिया उसका? अरे यार, एक में लॉस हो रहा है एक में गेन हो रहा है ना। आप पोटेंशियल एनर्जी के चेंज क्या देखोगे, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, अब ऐसे कर लो कितना चेंज हुआ, mgh। तो m g और हाइट कितनी है, तो इतना ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। तो आपने वो माइनस ऊपर लिखा, फिर अगले अगर मैं माइनस लगाता अंडर रूट माइनस में आता नहीं ना बेटा, हाँ ये गलत हो जाता ना। नंबर बराबर होगा कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी में भी इतना ही चेंज होगा, ठीक है। अब बस ये याद रखो बेटा नेक्स्ट टाइम के लिए कि काइनेटिक एनर्जी में जब लॉस होता है तो हम क्या लिखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी में जब गेन होता है तो हम क्या लिखते हैं, लॉस का मतलब ये होगा कि यू ज़्यादा है किससे, वी से। गेन का मतलब होगा कि वी ज़्यादा ही किससे, वरना होगा फ़र्क इससे कोई नहीं पड़ता, कुछ भी पहले लिख लो। बस फ़र्क ये पड़ता है कि जब आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ती है तो आपको अंडर रूट करना पड़ता है। पता लगा आपका आंसर आ गया कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब वी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब अंडर रूट कैसे लोगे, तो कहीं पर भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप समझ जाएं कि आपने साइन गलत लिया है। कोई बात नहीं, आप साइन हटा दें, फिर क्या ले लें हम इसका, अंडर रूट ले लें। वरना तो आप माइनस साइन पे अंडर रूट कैसे लोगे, कैलकुलेटर एरर दे देगा। इसलिए मैंने वहाँ पे माइनस हटाया, और कोई वजह नहीं है। आप कुछ भी पहले लिख दें कुछ भी बाद में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका वही आएगा। हाँ लगा सकते हैं तो भी इससे सही हो जाएगा। बहरहाल एक सवाल और करवा रहे थे हमको, ये वाला करवा देता हूँ 30। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है, देखें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30, the diagram shows the hydroelectric power station. The reservoir is linked to the turbine by a pipe of uniform cross-sectional area. Water flows from the reservoir through the pipe and through the turbine at a constant rate. पानी के फ्लो करने की स्पीड क्या है, कांस्टेंट। यानी हमें बात पता लग गई कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा। पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। पोटेंशियल में लॉस हो रहा है लेकिन काइनेटिक में गेन नहीं हो रहा, क्योंकि स्पीड क्या है, काइनेटिक एनर्जी में गेन उस वक्त होता है जब स्पीड बढ़ रही होती है, पानी की स्पीड तो नहीं बढ़ रही। ब्रिज स्टेटमेंट अबाउट द चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द वाटर एज इट मूव फ्रॉम एक्स टू वाई। पानी जब ऊपर से नीचे आएगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल में क्या होगा, लॉस होगा। जब एक एनर्जी में लॉस होता है तो कोई ना कोई एनर्जी तो गेन हो रही होती है, ठीक है। तो अगर हम फ्रिक्शन को अकाउंट में ले लें कि यार पानी मूव कर रहा है पाइप में से, फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी। बहरहाल ये बात तो कंफर्म है कि पोटेंशियल में क्या होगा, लॉस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इट गेन्स बोथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। तो पहला तो हमें पता लग गया पढ़ते ही कि इसका तो पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, आगे वाले को तो छोड़ दो। इट लूजेज पोटेंशियल एनर्जी, ये बात सही है गलत है? सही है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है? लॉस। इट लूजेज पोटेंशियल एनर्जी, ये भी बात क्या लिखी हुई है? सही। इट लूजेज बोथ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये वाली बात सही लिखी हुई है। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट पे, बी पढ़ रहा हूँ मैं। इट लूजेज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन्स इलास्टिक। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कब गेन होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट डीफॉर्म हो, या तो कंप्रेस हो या एक्सपैंड हो, या ऑब्जेक्ट क्या हो, पानी जो है प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि इतना बड़ा ऊपर डैम है, इतना ज़्यादा पानी है, तो पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है? स्लाइटली, हाँ, पानी कंप्रेस हो सकता है ना। पानी क्या हो सकता है? पानी जो है वो आपको पता है नेग्लिजिबल पानी में कंप्रेशन होती है। लिक्विड्स में जो कंप्रेशन होती है प्रेशर की वजह से, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा फोर्स लगाने से लिक्विड की जो कंप्रेशन होती है वो नेग्लिजिबल होती है। लेकिन थोड़ी पानी को यूज नहीं करते और ऑयल को करते हैं। ऑयल लुब्रिकेशन की वजह से यूज़ करते हैं। नहीं, ऑयल कंप्रेस नहीं होता। हाँ, ऑयल की कंप्रेसिबिलिटी पानी से भी कम होती है। अच्छा देखो भाई, जो मैं शुरू में क्या बोला, बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है, वो इसी वजह से बोला मैंने कि पानी की इलास्टिक पोटेंशियल को ले आए लोग यहाँ पे, कि पानी हो सकता है थोड़ा सा क्या हो जाए, ये एक ऑप्शन है। देखो पहला ये तो हो ही नहीं सकता कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही हो, गेन हो रही हो, तो ऑप्शन ही गलत हो गया ना, दोनों स्टेटमेंट ही गलत लिखे हुए। इसके अंदर ये वाला स्टेटमेंट क्या है, हमें इस पर डाउट है यार, पानी कंप्रेस कैसे होगा। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट लूजेज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन गेन काइनेटिक एनर्जी, ये तो टोटली रॉन्ग है। और क्या लिखा हुआ है, इट लूजेज बोथ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लूज तो नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट लूज करने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट में पहले से कंप्रेस हुआ था, अब एक्सपेंड हो गया है, पहले से स्प्रिंग दबा हुआ था, फिर क्या हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन बनता है वो कौन सा बनता है? हालांकि आई डोंट एग्री विद दिस कि भाई ये जो स्टेटमेंट लिखा है काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि पानी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पानी की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब ये इन्होंने इसलिए कंसिडर किया है कि पाइप में थोड़ा सा पानी है और पीछे बहुत बड़ा रिजर्वायर है, तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से पानी स्लाइटली क्या हो जाता है, कंप्रेस। तो इसलिए बेस्ट पॉसिबल आंसर इसका बी है। लूज इलास्टिक पोटेंशियल वो करता है जैसे एक रबर बैंड है ना, पहले से स्ट्रेच हुआ है, उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो लूज करेगा। ये एक स्प्रिंग है, पहले से दबा हुआ है, तो पहले से इलास्टिक पोटेंशियल है, जैसे आपने छोड़ा उसने इलास्टिक पोटेंशियल लूज कर दी। लूज का मतलब ये होता है, जब हम गन लोड करते हैं, कभी गन लोड किया आप लोगों ने?